युद्ध विराम, नेतन्याहू का ऐलान। इतनी देर तक हमला नहीं किया गया जिससे लोग निकल सके, लेकिन लोग हजारों की संख्या में उसके बाद भागने शुरू हुए। वो तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। भारी भीड़, जैसे ही लोगों को पता चला कि जंग रुक गई है, कुछ घंटे के लिए मजमा लग गया। देखिए गाजा पट्टी की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोग अपने बैग लेकर, बस्ते लेकर, अपना सामान लेकर परिवार के साथ भाग रहे हैं। भीड़ देखिए जरा। ये वो लोग हैं, देखिए बीच में टैंक नजर आ रहे हैं, ये इजरायली टैंक हैं जिन्होंने सीज फायर किया है, युद्ध विराम किया। उसके बाद देखिए हजारों की भीड़ निकल रही है। लोग दक्षिण गाजा की तरफ जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अब तक उत्तरी गाजा में थे। इजराइल पहले वार्निंग दे चुका था चले जाएं, लेकिन नहीं गए, अपने घरों में रुके हुए थे और अब हमलों का शिकार भी हो रहे थे। अब जब इजराइल ने युद्ध विराम किया, उसके बाद इन लोगों को निकलने की जगह मिली, तो हजारों की संख्या में ये लोग अपनी जान बचाकर दक्षिणी गाजा की तरफ गए हैं। लेकिन क्या नेतन्याहू पूरी तरह से युद्ध विराम करेंगे या फिर यह सिर्फ वक्ती युद्ध विराम है जिससे बेगुनाह लोग ना मारे जाएं, जान माल का नुकसान ना हो, लोग सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच जाएं? पहली बार इजराइल आंशिक सीज फायर के लिए तैयार हुआ है, उस पर भी पूरी दुनिया से दबाव था। नेतन्याहू ने कहा कि वो थोड़ी देर के लिए जंग रोक सकते हैं, लेकिन ये गाजा में सामान्य युद्ध विराम नहीं होगा। मतलब हमास के खिलाफ इजराइल अभी रुकेगा नहीं। गाजा में आतंक के खिलाफ इजराइल सैन्य कार्रवाई करता रहेगा। सिर्फ कुछ घंटों के लिए युद्ध विराम कर सकता है, सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही रुकेगी जंग। इसे युद्ध विराम से ज्यादा मानवीय संघर्ष विराम कहा जाए, क्योंकि इजराइल ये कदम गाजा में मदद पहुंचाने के लिए कर रहा है ताकि फिलिस्तीनी नागरिकों तक जरूरी सामान पहुंच सके जो उत्तर गाजा से दक्षिण गाजा जाना चाहते हैं। बंधकों के निकलने के लिए भी कुछ घंटे जंग रोकने को तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद नेतन्याहू ने इस कदम के लिए वो तैयार हुए। अमेरिका ने कई बार इजराइल से संघर्ष विराम की अपील की थी। मोदी ने भी इजराइल से गाजा के आम लोगों का ख्याल रखे बात कही थी। कई और देशों ने जंग के बीच आम लोगों के नुकसान का मुद्दा उठाया। इसके बाद नेतन्याहू आंशिक युद्ध विराम के लिए तैयार हुए हैं। सुनिए नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा इस युद्ध विराम के लिए। Well, there'll be no ceasefire, general ceasefire in Gaza without the release of our hostages. As far as tactical little pauses, an hour here, an hour there, we've had them before. I suppose we'll check the circumstances in order to enable the goods, humanitarian goods to come in, or our hostages, individual hostages to leave. But I don't think there's going to be a general ceasefire. आपको दिखाऊं इस संदेश दिया गया है, क्या संदेश है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। इजराइल और हमास युद्ध की गूंज गाजा टू मिडिल ईस्ट तक है। धमाकों और बमबारी की आवाजें भले ही गाजा पट्टी और आसपास इलाकों में आ रही हो, लेकिन दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। इस युद्ध की वजह से दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। कोई इजराइल की कार्रवाई को सही ठहरा रहा है तो कोई इजराइल की इस कार्रवाई से नाराज है। लेकिन ज्यादातर देश मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को कम कर गाजा पट्टी में शांति स्थापित करने की बात कर रहे हैं। जापान के टोक्यो में भी इजराइल हमास जंग को लेकर आवाज उठाई गई। युद्ध रोकने के हर विकल्प की चर्चा की गई। ग्रुप ऑफ 7 बैठक के दौरान सभी 7 देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा था गाजा पट्टी। गाजा पट्टी पर जारी युद्ध और बंधकों की रिहाई का मामला। G7 बैठक की अध्यक्षता जापान ने की। जापान समेत बैठक में शामिल होने वाले सभी देशों ने एक ही स्वर में गाजा में युद्ध को रोकने पर जोर दिया। जापान के टोक्यो में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, जापान, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। सभी देशों की ओर से आए विदेश मंत्रियों ने अपना अपना रुख साफ किया और वैश्विक मुद्दे को जल्द हल करने की बात कही। ब्लिंकन ने कहा, अगर तत्काल युद्ध विराम होता है तो इससे हमास के आतंकी इजराइल पर फिर से हमला करने में सफल हो जाएंगे और इजराइल हमास का युद्ध विराम एक अस्वीकार परिणाम लेकर आएगा। जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा ने 2 राज्य समाधान पर जोर दिया और कहा, अस्थायी और न्यायपूर्ण शांति के लिए एकमात्र रास्ता 2 राज्य समाधान है। आने पर है। इनके एक एक मूवमेंट पर उनकी नजर है। ये जहां भी जाते हैं
उनके टारगेट पर रहते हैं। ये यहां जो कुछ करते हैं उनकी मर्जी से करते हैं। दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट और मिनट के 60 सेकंड ये उनके निशाने पर हैं। ऐसा सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल सेना के साथ ही नहीं है, इनके टैंक भी टारगेट पर हैं। गाजा में घुसे एक एक टैंक की हलचल उनके इशारे पर हो रही है। ये इजराइल के दोस्त नहीं, उनके जानी दुश्मन हैं। अब सवाल है कि अगर ये दुश्मन है तो गोली क्यों नहीं चला रहे हैं, इनको मौत के घाट क्यों नहीं उतार रहे, आखिर इनको अपने इलाके में और अंदर तक क्यों आने दे रहे हैं? जवाब है, हमास ने गाजा में मौत का जाल बिछा रखा है। ये जाल हवाई हमले में बर्बाद हुई इमारतों के मलबे में बनाया गया है। दावा है कि इस मलबे में ही हमास ने इजराइल के सैनिकों के लिए किल जोन बना रखा है। किल जोन भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा जैसा, एक ऐसा किल जोन जहां जो आएगा मारा जाएगा। दावा है कि इस जाल की तरफ बढ़ते इजरायली सैनिकों के एक एक कदम मौत के और करीब ला रहे हैं, क्योंकि इस किल जोन में हमास ने सैकड़ों स्नाइपर छिपा रखे हैं। चौंक गए ना ये सुनकर? ये खुफिया रिपोर्ट ही चौंकाने वाली है। दावा है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करने घुसी सेना के ये एक एक कदम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमास की एक खुफिया वॉर प्लान लीक हुई है। इस प्लान में इजराइल के सैनिकों को मौत के जाल में फंसाने वाली उनकी खौफनाक रणनीति का पता चलता है। इस रणनीति में सिर्फ इजराइल के सैनिकों के लिए ही मौत का जाल नहीं बिछाया गया है, इजराइल के टैंकों को तबाह करने का खुफिया इंतजाम किया गया है। खुफिया रिपोर्ट बंदी के प्लान में शामिल करने में जुटा है, क्योंकि अगर एक बार सऊदी अरब ने इजराइल के खिलाफ हुंकार भर दी तो दुनिया भर के मुस्लिम देश उसके साथ आ जाएंगे। यही वजह रही कि एक दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से फोन पर बात की और मुद्दा उठाया कि गाजा पर इजराइल के हमले रुकवाने के लिए मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तुरंत इमरजेंसी बैठक बुलाई जाए। OIC का मुख्यालय सऊदी अरब में ही है और उसका मौजूदा मेजबान सऊदी अरब ही है। ईरान का प्लान काम कर गया, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्रियों की फोन पर हुई बातचीत के बाद ऐलान कर दिया गया कि 12 नवंबर यानी आने वाले रविवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में OIC का अहम सम्मेलन होगा और चर्चा का मुद्दा होगा इजराइल के फिलिस्तीनियों पर हमले, जिसमें मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ जंग में उतरवाने के लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी खुद सऊदी अरब जाएंगे, वो भी पहली बार। बीते 11 साल में ईरान के किसी भी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब का दौरा नहीं किया है। मगर अभी ईरान के पास अपने सबसे बड़े मकसद को पूरा करने का मौका है, मकसद अपने जानी दुश्मन इजराइल को ठिकाने लगाने का। इसीलिए खबर है कि ईरान के राष्ट्रपति ने पुराने गिले शिकवे भुलाकर सऊदी अरब जाने का मन बना लिया और साल 2012 के बाद ईरान के राष्ट्रपति पहली बार रियाद जाएंगे, जहां वो OIC की बैठक में शामिल होंगे और हो सकता है कि ईरान और सऊदी अरब मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग की एक नई बिसात बिछा दें। OIC 57 मुस्लिम देशों का संगठन है, जिसके सदस्य लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र जैसे इजराइल के पड़ोसी भी हैं और सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन और ईरान समेत पूरा का पूरा पश्चिम एशिया OIC में शामिल है। यानी अगर 12 नवंबर को OIC के सम्मेलन में मुस्लिम देशों का दिमाग ज्यादा गर्म हुआ तो इजराइल की आफत आ जाएगी। लेकिन ईरान और सऊदी अरब की जोड़ी इजराइल से कहीं ज्यादा अमेरिका को परेशान करने वाली है, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का पुराना साथी और ईरान ठहरा अमेरिका का पुराना दुश्मन। और ऐसे में अगर सऊदी अरब ईरान के साथ खड़ा हो गया और ईरान की ही जुबान में बात करने लगा तो इजराइल से ज्यादा अमेरिका के लिए चुनौती खड़ी हो जाएगी। उसे पश्चिम एशिया में अपने दो पुराने दोस्तों
इजराइल और सऊदी अरब में किसी एक को चुनना होगा। सऊदी अरब के पास कच्चे तेल का भंडार है और वो अमेरिका के दुश्मन रूस से भी दोस्ती बढ़ाने में लगा है, इसलिए अमेरिका सऊदी अरब से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। मगर जब सऊदी अरब अमेरिका के दूसरे दुश्मन ईरान के साथ खड़ा हो तो अमेरिका के लिए दोस्ती निभाना आसान भी नहीं होगा। सऊदी अरब को साथ लेने के चक्कर में अमेरिका के लिए इजराइल के साथ खड़े रह पाना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से अमेरिका ईरान को झटका देने के लिए सऊदी अरब को इजराइल से दोस्ती करने के लिए मनाने में लगा था, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान दोनों ही इजराइल को कोई देश नहीं मानते और फिलिस्तीन के लोगों को उनका देश दिलाने का समर्थन करते हैं। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले ने अमेरिका का सारा प्लान चौपट कर दिया। सऊदी अरब जैसा दुनिया का बड़ा और इमारतों के मलबे के नीचे बड़ी मात्रा में विस्फोटक जमा कर रखा है, जिसका इस्तेमाल इजराइल की सेना के खिलाफ किया जाने वाला है। जैसे ही इजराइल के सैनिक इस मलबे के पास से गुजरेंगे, मलबे में एक तेज विस्फोट होगा और इजराइल के सैनिकों की चीखों से आसमान गूंज जाएगा। हर धमाके के साथ कई इजरायली सैनिक मौत के मुंह में चले जाएंगे। इसके अलावा इस विस्फोटक का इस्तेमाल इजराइल के टैंकों को नष्ट करने में भी किया जा सकता है। जब टैंक मलबे के पास से गुजर रहे होंगे तो हमास के आतंकी उस मलबे के अंदर छिपे बारूद में विस्फोट कर देंगे, जिससे एक पल में ही उस टैंक का नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से आ रही एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है और हर हमले के साथ उसकी कई इमारतें जमींदोज हो जाती हैं। गाजा में अब तक हजारों इमारतों को नष्ट किया जा चुका है। इजराइल के हमलों में ये इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन अब इस मलबे के ढेर को ही हमास ने अपने सबसे खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उसने इन इमारतों के मलबे में विस्फोटक जमा करना शुरू कर दिया, जिससे वो इजराइल की सेना को आगे बढ़ने से रोक सकता है। अमेरिकन एंटरप्राइज की रिपोर्ट में हमास के हमलों के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि हमास ने विस्फोट करने के बाद छिपने के लिए सुरंगों के इस्तेमाल का प्लान भी बनाया है। हमास ने अपनी इस तरकीब से गाजा को एक किल जोन में बदल दिया, जहां इजराइल के सैनिकों की मौत लगभग निश्चित है। हमास ने अपने स्नाइपर्स को इस मलबे में छिपाकर इजराइल की सेना का इंतजार करने के लिए कहा है। चारों तरफ फैले मलबे के ऊंचे ऊंचे ढेरों के बीच IDF इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए हमास के लड़ाकों को ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा और यही हमास के लिए जीवनदान का सबसे बड़ा कारण होगा। जब तक इजराइल के सैनिक हमलावर को ढूंढ पाएंगे, वो अपने प्लान को अंजाम देकर सुरंगों में जाकर छिप जाएंगे। इजराइल की सेना जैसे ही गाजा बॉर्डर पार करके शहर के अंदर जाएगी, हमास के लड़ाके एक्टिव हो जाएंगे। गाजा के अंदर जाने वाला हर रास्ता IDF को हमास के किल जोन की तरफ ले जाएगा। रिपोर्ट की माने तो इजराइल ने 24 घंटों में गाजा की 450 इमारतों को तबाह कर दिया है। यानी कि इजराइल ने खुद हमास के लिए 450 किल जोन्स तैयार कर दिए हैं। इजराइल की सेना ने इस समय पूरे उत्तरी गाजा को घेर रखा है और उत्तरी गाजा दक्षिणी गाजा से पूरी तरह से कर गया है। तीनों को एक साथ मात दी है। अब ऐसा लग रहा है जैसे भारत, अमेरिका और जापान का विश्वास सा टूट चुका है। अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करना क्या है। दरअसल हिंदी में एक कहावत है, जब अपना ही खोटा सिक्का हो तो दूसरों को क्या कहना। और ये कहावत वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री 7 साल बाद चीनी दौरे पर गए और वहां उन्होंने चीन के साथ सारे गिले शिकवे खत्म कर दिए, सभी मुद्दों को सुलझाकर चीन से हाथ मिला लिया। इसके बाद अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत, अमेरिका के जितने भी चीन को काउंटर करने के लिए संगठन बनाए गए थे, वो सब अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल लेवल पर यह कितना बड़ा इवेंट है, इसका अभी तक लोगों को अंदाजा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन ने जो चाल चली है, ये इतना बड़ा गेम प्ले है कि इसने एक साथ ही भारत और अमेरिका को मात दे दी। और इसमें चीन का साथ देकर भारत और अमेरिका की पीठ में ऑस्ट्रेलिया ने छुरा घोंपा है। और अब एक बार फिर से वही सवाल उठने लगा कि अब क्वाड, ऑकस और अन्य संगठनों का क्या होगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने तो यहाँ पर वो काम कर दिया है जिसके बारे में अमेरिका ने कभी भूल कर भी नहीं सोचा था। और आज ऑस्ट्रेलिया की इस हरकत के बाद क्वाड संगठन लगभग टूटता हुआ नजर आ रहा है। और जो ऑकस मिलिट्री अलायंस बनाया गया था, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन मिलकर ऑस्ट्रेलिया को 8 न्यूक्लियर पावर सबमरीन प्रोवाइड करवाएंगे, वो प्रोजेक्ट भी अब कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि चीनी दौरे पर गए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वहां जाकर शी जिनपिंग से कई ऐसे वादे करके आ चुके हैं जिसने सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। अपने चीन के दौरे पर गए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चीन के साथ जितनी भी समस्या थी उन सब को खत्म कर चुके हैं। और साथ ही अब दोनों देशों ने यह भी तय किया है कि ये सालाना एक मीटिंग जरूर करेंगे।
अब ऑस्ट्रेलिया के इस ऐलान के बाद जहां क्वाड और ऑकस तो खत्म ही हो गया है और अब ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन को यह भरोसा दे दिया है कि वो किसी भी एंटी चाइना प्लानिंग में हिस्सा नहीं लेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी बीते 19 अक्टूबर को जो भारत ने नवंबर महीने में होने वाले मालाबार युद्ध अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया को निमंत्रण भेजा है, क्या ऑस्ट्रेलिया उसे एक्सेप्ट करेगा? क्या ऑस्ट्रेलिया मालाबार युद्ध अभ्यास में भाग लेगा? हालांकि लगता तो नहीं कि ऑस्ट्रेलिया अपने चीन के दौरे के बाद इसमें भाग लेगा। साथ ही इस 26 जनवरी को भारत इस बार क्वाड के सदस्य देशों को अपने यहाँ चीफ गेस्ट बुलाना चाहता था। उसमें भी अब ऑस्ट्रेलिया आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बेशक से जापान और अमेरिका तो आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि 26 जनवरी को उनका भी ऑस्ट्रेलियन डे होता है, तो उसका बहाना मारकर ऑस्ट्रेलिया चीन की जो जी हजूरी कर रहा है उससे साफ मना कर देगा। और सच तो यह है कि क्वाड संगठन में पहले से ही ऑस्ट्रेलिया एक सबसे कमजोर देश था, जिसकी ना कोई मिलिट्री थी, ना मजबूत नौसेना थी। चीन से कोसों दूर यह देश केवल इसलिए अमेरिका के साथ जुड़ गया क्योंकि उस समय चीन से इसका कुछ पंगा चल रहा था और इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया की ये कायराना हरकत दिख चुकी है। जहां क्योंकि इस वीडियो में बताया जाएगा किस तरीके से भारत और अमेरिका मिलकर एक साथ कतर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस फैसले के बाद से कतर और चीन में जो गैस को लेकर 27 सालों का एग्रीमेंट हुआ है, वह एग्रीमेंट धरा का धरा रह जाएगा और भारी मात्रा में कतर को नुकसान होने वाला है। इसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि समय क्यों 2016 की मोदी कतर यात्रा की बातें काफी ज्यादा निकल कर आ रही है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कतर गए थे, तब उस समय कतर और भारत के बीच में किस किस तरीके की डील और बातचीत हुई थी, उन सभी चीजों पर डालेंगे नजर। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस समय जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए अब साफ समझ में आ रहा है कि कतर की तरफ से जो साजिश भारत को लेकर की गई है, वह सभी के सभी साजिश से लगातार फेल होती दिखाई दे रही है। हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि किस तरीके से भारत को काउंटर करने के लिए कतर की तरफ से अपनी जो गैस की सप्लाई थी वह चीन की तरफ मोड़ दी गई थी, ताकि कल को भारत और कतर के रिश्ते खराब भी हो तो ऐसी स्थिति में भारत कतर से गैस न भी खरीदे तो कतर की अर्थव्यवस्था पर कोई भी असर न पड़े। अभी तक कतर यह गलतफहमी में था कि वह अगर भारत को अपनी गैस सप्लाई देना बंद कर देगा तो इससे भारत को नुकसान हो जाएगा, लेकिन अब जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही है उसको सुनने के बाद से कतर अपना सर पकड़ चुका है, क्योंकि कतर ने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि भारत को इतना बड़ा देश अपने सीने से लगा लेगा और जमकर भारत को गैस देने की बात बोल देगा। दोस्तों, यह देश कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। यह वही अमेरिका है जिसका भारत विरोध भी करता हुआ देखा गया है, लेकिन यहाँ पर अब अमेरिका की तरफ से भारत को गले से लगा लिया गया है। दोस्तों, आपको याद होगा जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तब उस समय रूस के ऊपर अमेरिका समेत यूरोपीय देशों की तरफ से प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं और इसी के चलते हुए रूस अपनी दिशा भारत की तरफ कर देता है और भारत को भारी मात्रा में जमकर तेल बेचना शुरू कर देता है। भारत भी रूस से भारी मात्रा में तेल इसलिए खरीदने लगता है क्योंकि रूस की तरफ से भारत को अच्छे डिस्काउंट के साथ तेल दिया जाता है, जिसका फायदा भारत समय के साथ उठाता रहता है। जब भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदारी शुरू कर दिया तो ऐसे में दिक्कत उन देशों को होने लगी जिससे भारत पहले से तेल खरीदा करता था। भारत को मौका मिला और भारत ने जमकर मौके पर चौका मारा और फिर रूस से भी भारी मात्रा में तेल की खरीदारी शुरू कर दी। इसको लेकर अमेरिका भी समझ गया था कि इनडायरेक्ट भारत रूस की जमकर मदद कर रहा है। इसको लेकर अमेरिका की तरफ से भारत को कुछ कहा नहीं गया, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से भारत को रोकने की कोशिश की गई थी। लेकिन यहाँ पर भारत ने रुकने का नाम नहीं लिया और जब तक भारत को सस्ते दामों में तेल मिलता रहा, भारत ने इसका जमकर फायदा भी उठाया है। जब